तो हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं लास्ट रूल्स फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि लास्ट रूल्स, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो मेरा लास्ट रूल्स रहेगा। यानी इसके बाद कोई भी उसमें कुछ भी उसमें करने का नहीं रहेगा। ठीक है, मैं जो बोलूँगा वही लास्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी बोलना है वो एक्सपीरियंस से बोलना है, किसी का देखी देखा नहीं बोलना है और अपने लाइफ के बारे में ही बोलना है जो मैंने ज़िंदगी जिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोई भी ये चैनल का नाम ही लिख दिया लास्ट रूल्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए लास्ट रूल्स। यानी इसके बाद कोई भी रूल्स काम नहीं करेगा। काम करेगा तो मेरा जो रूल्स है वो हर एक आदमी के और 100% काम करने वाला रहेगा, इसलिए लास्ट रूल्स बोला। ठीक है, तो मैं आपको अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने लक्ष्य को और अपने घर परिवार को गरीबी से कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अमीर तो नहीं बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कैसे गरीब से, यानी खाने का अट नहीं रहा था उसके हिसाब से मिडिल पे आ सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, जब आप मिडिल पे आ जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले तो आप गरीबी से थोड़ा सा आगे बढ़ने के प्रयास करें, क्योंकि बहुत लोग गरीबी में ही ज़िंदगी से मर जाते हैं, मिडिल में भी नहीं आ पाते। ठीक है, जो ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो मैं अपना ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं अपना कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरा कहानी शुरू होता है, जैसे कि मेरा उम्र 25 है, तो मेरा जन्मदिन जो है 1995 में हुआ था। और 1995 में जब हुआ था तो मैं बहुत गरीब परिवार में हुआ था। मतलब कि वहाँ पे कूड़ा वूड़ा जो उठाते हैं ना, उठा के खाना, जो क्या बोलते हैं, जैसे जंगल में जाकर लकड़ी बीन के और खाना बनाते हैं घर पे लाके उसको। मतलब ज़मीन घर था लेकिन वो गैस वैस उस ज़माने में नहीं था। ठीक है, तो यही समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हमारे जो दादी दादा थे और उनके जो दोस्त थे, जो गांव वाले जो थे, तो सभी लोग वैसे ही करते थे। जाते थे थोड़ा जंगल की तरफ, वहाँ से लकड़ी ला के उससे खाना बनाते थे, लकड़ी बार के या जो भी है, खरीदते नहीं थे लकड़ी। ठीक है, तो लगभग 1990 का बात है, तो उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा जन्म हुआ 1995 में। तो उस ज़माने में मैं पैदा हुआ, तो मैं 1-2 महीना का हुआ तभी मेरा तबीयत ख़राब हो गया। अब उस ज़माने में पैसा भी नहीं था मेरे अब्बा के पास। ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया इधर उधर से पैसा जुगाड़ करने का, तो पैसा नहीं रहा और मैं एकदम लास्ट स्टेज में चला गया। ठीक है, तो मेरे अम्मा अब्बा बहुत रोने लगे और बहुत सभी लोग से मदद मांगने लगे कि मेरा बच्चा मर रहा है, उसको अच्छा करने का कोई भी मदद करो मदद करो। सब दौड़ते थे सभी जगह। हम लोग के गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, शहर था, वहाँ पे हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे हम मुझे लेके गए मेरे अब्बा, और मेरे अब्बा के जो दोस्त थे उनका यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे अब्बा को पैसा दिया। मेरी तबीयत, मेरा जो जितना भी पैसा खर्चा हुआ उस ज़माने में मुझे नहीं मालूम, लगभग मुझे बता रहे थे मेरे अब्बा की 10-15 हज़ार उस ज़माने में, 1995 में 10-15 हज़ार रुपये उन्होंने दिया था। मेरे अब्बा के दोस्त ने 10,000 या कुछ दिए थे, कंफर्म नहीं मालूम। उस ज़माने में बहुत बड़ा रकम था, बहुत बड़ा पैसा था, अमाउंट था, क्योंकि उस समय मेरे अब्बा के पैसे, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं था। और मुझे लेके जाते वक्त तो वो लेके इतना ज़्यादा रो रहे थे और परेशान थे मेरे अब्बा और अम्मा कि ऑटो नहीं मिला तो उधर सगड़ी बोलते थे, क्या रिक्शा बोलते थे, हम लोग रिक्शा बोलते हैं, तो 3 पहिया का रहता है, तो उस पर लेके जा रहे थे। तो रिक्शे से एक्सीडेंट हो गया, तो मैं नीचे गिर गया। एक तो मैं लास्ट स्टेज पे था, ऊपर से मैं गिर गया, तो मुझे और चोट आ गया, या मेरे अब्बा का भी तबीयत चोट आ गया, ये और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मेरे अब्बा ने मेरे लिए कितना दुख उठाया है। मेरे पिताजी या माताजी ने मेरे लिए कितना दुख है, ये तो मैं मानता हूँ कि हर किसी के पिताजी माताजी दुख उठाते हैं, लेकिन मेरा पिताजी माताजी बहुत ज़्यादा दुख उठाए हैं। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे मैं एक लास्ट, सभी लोग जवाब देते रहते, क्योंकि मैं वहाँ पे, एक तो मेरा लास्ट स्टेज था, मरने वाला था, और एक तो गिर गया मैं, एक्सीडेंट हो गया। तो जितने भी डॉक्टर थे सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर निकाल दे रहे हैं, लेके जाओ ख़त्म हो गया, लेके जाओ ख़त्म हो गया। तो लास्ट में एक हाथ जो पूरा एकदम रोते रोते चले गए। तो एक हॉस्पिटल वहाँ पे था जिसका नाम डॉक्टर जिंदल नाम से महान आदमी थे, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब थे। तो उन्होंने बोला कि मैं 1-2 खुराक इसको दे दे रहा हूँ, अगर ये बचेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अल्लाह ही मालिक, यानी भगवान ही मालिक उनका। ठीक है,
तो उन्होंने 2 खुराक दिया, एक वहीं पे पिलाया और दूसरा 2 खुराक घर के लिए दिया। बोला अब इसको लेके चले जाओ, यहाँ पे एडमिट नहीं कर पाएंगे, इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे अब्बा रोते रोते मुझे घर पे लेके आए, ठीक है, मेरे अम्मा भी घर पे लेकर आए। तो वो रो ही रहे थे कि बचेगा नहीं बचेगा, कोई पता है। जिसका पहला दूसरा बच्चा मेरे से पहले एक मेरा भाई है, तो दूसरा बच्चा जो जानते हैं कितना परेशानी होता है, कितना प्यारा होता है। और वो दवा मुझे काम कर गया और ऊपर वाले की दुआ से मैं सही हो गया। सुबह में मतलब होश आ गया मेरा, और सुबह में दवा खिलाए तो मैं थोड़ा एकदम सही हो गया। फिर उसके बाद लेके गए तो वो डॉक्टर साहब एकदम अचंभव हो गए कि अरे ये कैसा है, इतना अच्छा बच्चा हो गया सुबह में, रात में तो एकदम हालत ख़राब था इसका। तो सुबह में खेलने लगा, मतलब 2 महीने 3 महीने का बच्चा था, बस ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो आप समझ सकते हैं, मैं मतलब रोने लगा, आवाज़ करने लगा। तो वो बहुत खुश हुए डॉक्टर साहब। तो ये सब बातें मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बताया है और मेरे दादी ने भी बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। तो मैं गया, फिर मेरे अब्बा अम्मा लेके गए हॉस्पिटल नेक्स्ट डे। तो उन्होंने देख के बहुत खुश हुए और उनको बोले कि ठीक है, अब बच्चा तो थोड़ा अच्छा हो गया, ये लो दवा, और अच्छा दवा और कुछ दिए। और मेरे अब्बा के दोस्त पूरे पैसे दिए उनको, ठीक है। मेरे अब्बा उस समय 150-100 रुपये कमाते थे, वो भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो बुनाई का काम रहता है ना। वीवर्स जितने भी जुलाहा रहते हैं, जैसे साड़ी बनता है तो उसको हाथ से बिनते हैं, तो हफ्ते में एक साड़ी बिनते थे तो 100 रुपये मिलता था, 100 रुपये 50 रुपये उस ज़माने में मिलता था। तो कहाँ 10,000 रुपये मेरे अब्बा के दोस्त ने उनको दिया था मेरे इलाज के लिए। तो इलाज तो मेरा चला और मैं बहुत मोटा अच्छा हो गया, मतलब फूल गया। क्या वो फूल गया या मोटा हो गया मेरे को नहीं मालूम। मेरा अम्मा बोल रहे थे मेरे अब्बा का घड़ी जो है मुझे हो रहा था, इतना मेरा कलाई इतना मोटा हो गया था। मेरे को उसी समय मेरा नाम भी चेंज कर दिए, सभी लोग पकौड़ी पकौड़ी बोले तो फूला हुआ। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा सभी लोग चाह रहे थे, प्यार भी करते थे। मेरे दादी दादा चाचा चाची सभी लोग बहुत ज़्यादा मानते थे और मैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा प्यार मिल गया तो मैं ज़्यादा वो हो गया, मतलब चिड़चिड़ा हो गया। कोई भी अगर कुछ भी बोल देता तो मैं अपना सर दीवार में मारने लगता था, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता था। अब ये उस एक्सीडेंट का कमाल था या फिर ये ऊपर वाले का कोई भी चीज़ है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो कोई अगर मुझे एक थप्पड़ भी मार देता था तो मेरे अंदर वो अलग ही गुस्सा आ जाता था। मैं अपना सर अपने दीवार में लड़ाने लगता था, रोने लगता था और अपना गला बैठा लेता था, ठीक है। तो मुझे कोई डर के मारे मारता भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता गया। लगभग मैं 8 साल का हो गया। झगड़ा बहुत करता था मैं गांव में, किसी से भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर मुझे कुछ गलत बोल दिया तो मैं मार देता था उसको, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, ठीक है। तो उस जब मैं लगभग 5-6 साल का या 8 साल का हुआ रहता, तो फिर एक बार मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मैं गिर गया था। तो मुझे मेरे चाचा ने दवा दिलाने के लिए लेके गए, 10-7 किलोमीटर दूर वहाँ से दवा लाए तो मैं ठीक हुआ। लेकिन मेरा जो झगड़ा करने का जो मेरा एंग्रीनेस था वो गया नहीं। तो लगभग मैं पढ़ाई भी कर रहा था, झगड़ा पगड़ा बहुत करता था मैं। अपने से डबल उम्र वाले के लड़के को भी मार देता था। जैसे मैं 8 साल का हूँ तो 15 साल 16 साल वाले लड़कों को भी मार देता था मैं, डरता नहीं था किसी से। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो था, एंग्रीनेस बोले तो बॉय बोलते हैं ना, बहुत गर्म मिजाज का बॉय था। मार देता था मैं किसी को भी, और बहुत झगड़ा करता था। और कोई अगर, मैं किसी को गलत नहीं बोलता था, लेकिन कोई अगर मुझे गलत बोल देता तो मैं मार देता। अगर कोई लड़ने के लिए मुझसे आता तो मैं चाहे बड़ा चाहे छोटा पहले मार देता था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल में कक्षा 5 तक पढ़ा, फिर उसके बाद एक और बड़ा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ने लगा। कक्षा 8 तक मैं वहाँ पे पढ़ा सरकारी स्कूल में, प्राइमरी, जो थोड़ा सा प्राइमरी से ऊपर रहता है सरकारी स्कूल में, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया। मुझे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ मैं झगड़ा करता था, जाके लिख देता था, कुछ भी नहीं मुझे आता था, कुछ भी आता ही नहीं था, मैं क्या करूँ। तो कक्षा 8 तक मैं वहाँ पे पढ़ा, फिर मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरे अब्बा ने बोला कि यहाँ तुम न पढ़ो, चलो एक प्राइवेट मदरसा है, मदरसे में पढ़ लो, वहाँ पे अच्छे पढ़ाई होते हैं। वहाँ पे मैं फिर से कक्षा 8 में पढ़ाई किया, और वहाँ पे जब गया तो मुझे मालूम हुआ कि क्या है, मैं किस उसमें हूँ। वहाँ पे सभी बच्चे बहुत तेज़ थे, फास्ट थे, मैथ में 50/50 लाते थे, 100/100 लाते थे। मैं वहाँ पे 0 लाता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ठीक है। और गरीबी तो वही हाल मालूम है कैसा था, बहुत ज़्यादा गरीबी था। और खाना पीना तो मिल जाता था। मेरे अब्बा ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उनको मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने बहुत मुझे खाने पीने का कोई कमी नहीं रखा, और यही कारण है कि मैं आगे जाके बिगड़ गया। क्योंकि जब किसी भी बच्चे को जब ज़्यादा भी मिल जाता है
तो वो आगे जाके बिगड़ जाता है, ठीक है। उसको एक बेला अगर 2-3 अगर 2 दिन 4 दिन अच्छा खिला के एक दिन भूखा रखोगे तो वो अच्छा काम करेगा, ठीक है, और उसका दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो मैं बिगड़ गया आगे जाके। मैं लगभग झगड़ा तो पहले से ही करता था, फिर कक्षा 8 में मैं चला गया तो वहाँ पे भी झगड़ा करने लगा। और वहाँ पे कुछ भी आता ही नहीं था मुझे, मैथमेटिक्स तो मुझे ज़ीरो आता था, मैं कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा था। धीरे धीरे बच्चे के साथ बैठते मुझे एक बार अच्छा मार्क्स मिल गया, वो भी रट के मैं पास किया था, मतलब टेस्ट हुआ था उसमें, रट के मैं अच्छा मार्क्स ला दिया, वो वहाँ पे जो मेरा नाम हो गया। उसके बाद तो मैं उसी में घुस गया, यानी झगड़ा पूरा छोड़ के पूरा एनर्जी जो झगड़े का जो एनर्जी था मैं पढ़ाई में लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 1 साल तक वो एनर्जी जो झगड़ा में लगाता था मैं इधर लगाया, वैसे ही मेरा रिजल्ट एकदम पलट गया, मेरा किस्मत चेंज हो गया। मेरा पढ़ाई में इतना मन लगने लगा कि मैं हर एक चीज़ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करता था, सिर्फ पढ़ाई। इतना पढ़ाई मैंने कर रहा था कि मेरे घर वाले पगल बोल रहे थे, ये कि तो पागल हो गया क्या। मैं दिन रात सिर्फ पढ़ाई करता था। मैं काम करता था, पढ़ के आता था, मैं बुनाई करता था, बुनाई जो साड़ी बीनते हाथ से वो करता था, मैं बाजू में रख के ही किताब पढ़ता था। अब फिर बिनाई ख़त्म करके फिर उसके बाद जाता था खाना खाने, खाना खाते वक्त भी किताब रखता था। मतलब दिन रात मेरा दिमाग में सिर्फ पढ़ाई 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 घूम रहा था। और यही वजह था कि मैं जहाँ 0 लाता था वहाँ पे मैं टॉप 5 में लाया, टॉप 3 से 3rd नंबर पूरे कॉलेज में, पूरे स्कूल में लाया। सिर्फ 1 साल का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कहाँ 0 था मैं, कहाँ मैं टॉप 3 में आ गया। यानी जो बच्चे 10 साल से मेहनत करते थे वही मेहनत मैंने 1 साल में अचीवमेंट किया, ठीक है, मुझे गोल्ड मेडल मिला। मैं 1 साल में जो चीज़ कर लिया वो 10 साल का बच्चा भी नहीं किया, 10 साल तक पढ़ते हुए बच्चा नहीं किया जो मैंने 1 साल में किया। इसका यही मतलब है कि आप अपने एनर्जी को जहाँ लगाएंगे, यानी आप गलत दिशा में एनर्जी लगा रहे हो, उस एनर्जी को अगर आप सही दिशा में लगाएंगे तो आप रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। मैं कक्षा 9 में ही जब देखा कि कक्षा 10 वाले को, मेरे से जो सीनियर है उनको गोल्ड मेडल मिल रहा है, तभी मैंने 100% अपने दिमाग को, अपने दिल को बता दिया कि मुझे भी यहाँ पे गोल्ड मेडल होना। और मैं ये 100% हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई भी बनावटी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। ये हकीकत में मैंने निश्चय किया था, दृढ़ निश्चय। जब मैंने कक्षा 9 में था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने देखा अपने सीनियर को, उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है और गैदरिंग इतने लोग हैं, उसका नाम बोला जा रहा है, उसके पापा को बुलाया जा रहा है कि आपका बेटा टॉप किया है। तभी मैंने अपने दिल में ये सोच लिया कि मुझे अगले साल यहाँ पे आना है। और उतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, और मैं काम भी करता था। ये नहीं कि सिर्फ मैं काम, क्योंकि मेरे घर का सिचुएशन आप सभी को मालूम है, उस सिचुएशन में मैंने काम भी किया, मेहनत भी किया और टॉप 3 में नंबर लाया। और सब देख के चौंक गए कि इरशाद ये कैसे तुम कर दिए। और वही कारण था कि फिर मैंने मैथमेटिक्स से इंटर किया, यानी 10+2 भी मैथमेटिक्स से किया। और मैथमेटिक्स में मैं मेहनत बहुत किया था, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर आया, जिसकी वजह से मैंने टॉप नहीं किया। अगर मेरा मैथमेटिक्स में थोड़ा भी नंबर ज़्यादा होता तो मैं टॉप कर देता। मैथमेटिक्स में मेरा 36 नंबर ओनली आया था, लेकिन बाकी ज़्यादा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया था, जिसकी वजह से मैं टॉप 3 में आया। अगर मेरा मैथमेटिक्स में 20 नंबर भी ऐड कर देते, 50+ आ जाता तो मैं टॉप कर लेता, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ, मेरा मैथमेटिक्स में पूरा थोड़ा, मैं बहुत मेहनत किया, लेकिन मैथमेटिक्स में मैं दिमाग नहीं लगा पाया, ठीक है। मैं आता था मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं वहाँ पे जब गया तो कुछ गलतियाँ कर दी, जिसके वजह से मुझे नंबर नहीं मिला, ठीक है। या तो कुछ और कोई बात होगा, क्योंकि मैंने जिसको पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था अपने दोस्त को। जब मैं पढ़ता था तो वो मुझसे सवाल करता, मैं उसको पढ़ाता था, यहाँ तक कि वो मेरे घर पे भी आता था मुझसे कोचिंग लेने के लिए। मैं मैथमेटिक्स इतना तेज था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा नंबर ला लिया, मेरा नंबर कम था। अब ये नहीं मालूम किस लिए कम था, ठीक है। उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स से आगे लिया। मैथमेटिक्स जैसे मैंने इंटर का लिया तो 5 किताब रहता है मैथमेटिक्स का, ओनली 5 के किताब, ठीक है, बुक रहता है। उसको मैं देख के और उसको सब सवाल हल कर रहा तो मुझे नहीं आ रहा, तो मैं रोने लगा। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए, क्यों मैथमेटिक्स लिए जब तुमको नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने एक दोस्त को, मेरे अब्बा के जो दोस्त हैं उनके बच्चे को बुलाया, उसने मुझे आके बताया कि सिर्फ तुम उदाहरण जितने एग्जाम्पल्स होते हैं उसको ही लगाओ, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन एक ही सवाल को 10 बार 5 बार लगाओ, उसके बाद देखो तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैंने वही काम किया, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लगाने लगा, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पर ध्यान देने लगा, जिसकी वजह से मैंने 2 साल बहुत मेहनत मैथमेटिक्स में किया, जिसकी वजह से मुझे 86 नंबर 100 में से मिला। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी काम करता हूँ बहुत ही अलग ही दिशा में काम करता हूँ। जैसा कि मैंने, जब मेरा 10+2 जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम का बात बता रहा हूँ, और वो बहुत गर्मी में होता है, लगभग मार्च में होता है,
और यूपी में, आप बिहार में देखेंगे मार्च में बहुत ज़्यादा लू चलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, ठीक है। उसमें मैं सबसे पहले आवाज़ उठाया। मेरे 7 दोस्त थे, 7 क्या 3-4 दोस्त थे जो मेरे गांव से ही इंटर का साथ में एग्ज़ाम देने जाते थे। तो वो एग्ज़ाम देने के लिए 2 बजे जाना था एग्ज़ाम देने के सेंटर। और सेंटर कितना दूर पड़ा हुआ है, आप मेरे घर पे, मेरे गांव में किसी भी से पूछ लो कि 2013 का, यानी 2013 का जो देववाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज है उसका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ गया था, तो बताया गया खोचवा नाम से जगह है। वो लगभग 25 या 30 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। मैं उतना दूर सबसे पहले मैंने कहा कि मैं साइकिल से जाएंगे। सब पागल मुझे बोल रहे थे, मेरे गांव वाले, मेरे दोस्त भी पागल बोलते थे, लेकिन मुझे दृढ़ निश्चय था कि मैं जाऊंगा साइकिल से। और मुझे देखते देखते सभी लोग मिल गए कि ठीक है, बहुत अच्छा तुम्हारा सोच है, वहाँ पे जाकर रूम लेना बहुत प्रॉब्लम होता है, इससे अच्छा रोज़ साइकिल से जाएंगे, रोज़ साइकिल से आएंगे। अब आप बताइए कि पढ़ाई का दिमाग लेके, पूरा पढ़ाई ये सब करने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम को 30 किलोमीटर जाके एग्ज़ाम दे के आना कैसा है। लेकिन सब जब आपका दिमाग शांत रहेगा, जब आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा, तो आप सब कुछ कर लेंगे। 30 किलोमीटर साइकिल से जाके एग्ज़ाम देना, 30 किलोमीटर फिर वापस आके फिर सेकेंड डे का एग्ज़ाम का तैयारी करना, फिर 30 किलोमीटर जाके फिर आना। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपका दिमाग होना, गोल सेट होना। हम लोग क्या किए, मैंने बनाया टाइम टेबल, मैंने बनाया। जाके मेरे दोस्त से भी आप पूछ सकते हैं, मैं एक भी चीज़ गलत नहीं या झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ क्लियर कट बोलता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि सुबह में 8 बजे जाएंगे। वो लोग पागल हो गए, अरे 8 बजे, 2 बजे एग्ज़ाम है, 8 बजे क्यों निकलेंगे घर से। मैं बोला कि 8 बजे निकलेंगे तो धूप कम रहेगा, 10 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं उस समय, मेरा दिमाग देखो कैसा काम कर रहा है। ये नहीं कि सभी बच्चों की तरह पढ़ते रहो। पढ़ने 2 साल मैंने मेहनत किया है। और जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, तब तुम समझ लेना कि तुम टॉप करोगे। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि तुम सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाओ, बाकी सब ख़त्म। कुछ भी नहीं पढ़ोगे फिर भी तुम पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे नंबर से। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। मैंने 8 बजे साइकिल से घर से निकलता था, पूरा 4-5 दोस्त थे, सभी लोग निकलते थे और मज़े लेते हुए, टेंशन नहीं। 2 साल पढ़ाई किए हैं ना, तो टेंशन क्यों लेना। जो 2 साल नहीं पढ़ाई किया वो टेंशन ले। हम लोग पढ़ते थे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आपको लक्ष्य क्लियर होगा और बहुत मेहनत किए रहेंगे, तो आपको जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन के नाइट में नींद नहीं आएगा। कितना भी आप सोने की कोशिश करेंगे, और नींद पहले ही खुल जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम सुबह में 8 बजे है तो आपका नींद 4 बजे ही खुल जाएगा। तो समझ लेना कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी क्लियर कट है। और सपना भी उसी का आएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसी का सपना आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 8 बजे यहाँ से जाता था, 10 बजे तक पहुँचता था, 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में पहुँचते थे। वहाँ पे एक फील्ड था, एक भी पेड़ नहीं था, और इतना धूप था कि मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे एक फील्ड था, और आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पीपा रहते हैं जिसमें से ना वो सब गंदगी पानी का जाता है। तो वो पीपा अच्छा था, स्वच्छ था, वो फील्ड के बीच में रखा हुआ था, लगभग 10 बाई 10 का था, बहुत बड़ा पीपा था, गोल रहता है। उसमें हम लोग बैठ के, धूप तो पूरा मेन मैदान है, तो वहाँ पे हम लोग उसमें अंदर जाके बैठ के किताब और कॉपी लेके जाते थे बैग में, ठीक है। वहाँ पे पढ़ते थे, और 10 से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक पढ़ते थे, लगभग 3 घंटे तक वहाँ पे ही पढ़ते थे। और जो भी पढ़ते थे पहले से तो पढ़ा थे, 2 साल तक पढ़े हैं, और वहाँ पे सिर्फ दोहरा देते थे, वही चीज़ क्वेश्चन फंस जाता था एग्ज़ाम में। और उसी की वजह से हम लोग का कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, और पढ़े भी थे पहले से ही, मेहनत भी किए थे, तो उसके लिए हम लोग टॉप 5 में आए। वहाँ के लोग सब देख के दंग रह गए। सभी लोग बस से, अपने अपने साधन से आ रहे थे, बाइक से, बस से, सभी लोग पैसा लगा लगा के आते थे। हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद क्या करते थे मालूम, मीठा पान खाते थे। अब जाके पूछ लो जी, मैं हर एक चीज़ क्लियर कट बता रहा हूँ। मीठा पान खा के आराम से 2 घंटे में घर पे आते थे। 5 बजे एग्ज़ाम करता था, घर पे आते थे 7 बजे, रात हो जाता था, ठीक है, और वो भी साइकिल से मस्त होके। तो ये सब मैंने इतना मेहनत किया। उसके बाद सुनिए, मैं 75% यूपी बोर्ड में टॉप किया, ठीक है। मैथमेटिक्स में मेरा 86 मैंने पहले ही बता दिया, और मेरा उसमें फिज़िक्स में मेरा 89 मार्क्स आया था। मेरा अच्छा सब कुछ था। फिर उसके बाद मैंने, पैसा नहीं था कि ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम, मतलब वो
लिखवा लूँ नाम, क्योंकि बीए तो करना नहीं था, बीए में अपने को नहीं था। तो मुझे जाना था कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब कंप्यूटराइज क्षेत्र में मुझे जाना था। मुझे उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में, लेकिन मैं ऐसे ही चला गया वहाँ पे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने, उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहाँ पे पैसा लग रहा था, तो लगभग 20,000 रुपीज़ पर ईयर का लगता था। 3 इयर्स में 60,000 रुपीज़ लगता था गवर्नमेंट कॉलेज में। यही अगर मैंने प्राइवेट में यही कोर्स किया होता, यही बीसीए किया होता, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर मैंने प्राइवेट से किया होता तो 1 लाख पर ईयर लगता, यहाँ पे 20,000 पर ईयर लगता। उतना भी हमारे पास पैसा नहीं था। मेरे बड़े भाई ने हैदराबाद में उस समय था, वो पैसा मुझे जुगाड़ करके दिया। मैंने अपना एडमिशन कराया और मैं लगभग 12 किलोमीटर रोज़ जाना और आना, 12 किलोमीटर रोज़ जाना और आना। उसके बाद घर पे भी पढ़ना, उसके बाद मैं फिर काम करता था। आप समझ सकते हैं मैंने कितना मेहनत किया है, लेकिन उस मेहनत का मुझे कोई फल नहीं मिला, क्योंकि मैं कुछ गलत रास्ते पे भी चला गया था। ठीक है, मैंने जैसे इंटर पास किया, मैं कुछ गलत रास्ते पे चला गया, गलत वीडियोस देखने लगा, मेरा दिमाग जो है, जानते हो, इसका दिमाग जब से फास्ट रहता है उसी का दिमाग गलत रास्ते पे भी बहुत तेज़ी से जाता है, और उसको कोई बचाने वाला अगर नहीं रहे तो वो बहुत बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने भी बर्बादी की। मैं पढ़ाई तो करता था, लेकिन मैं कुछ गलत भी काम करने लगा और वीडियोस देखने लगा और गलत चीज़ें का गलत हैबिट्स अपनाने लगा, जिसकी वजह से मेरा मेरा जो मेमोरी है वो लॉस होने लगा। लेकिन मैंने इतना मेहनत पहले किया था, जिसकी वजह से मेरा माइंड तो तेज़ फास्ट था ही, पहले से ही बहुत फास्ट था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था, तो वो माइंड तो रहेगा ना। तो जिसकी वजह से मैंने टॉप इधर भी किया, ग्रेजुएशन में भी मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडल भी हमारे पास है उसके लिए। उसके बाद जो है कि मैंने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत दिखने लगा मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। मैं यहाँ तक अपने घर वाले को बोल दिया था कि मैं 2016 तक नहीं ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। और मेरा 2016 में जैसा ही रिज़ल्ट आया, मैंने टॉप किया और मैं ज़िंदगी अच्छा मुझे लगने लगा। और उसके बाद जब मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो मैं और परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान का पूरा सबसे पहला ग्रेजुएट किया हुआ बंदा था और सबसे टॉप पे किया था, मतलब टॉपर था अपने ख़ानदान में। मेरा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पहला ग्रेजुएशन मैंने अपने ख़ानदान में पहले किया, लेकिन जिसकी वजह से फिर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन मैं बहुत तेज़ था, पढ़ने में बहुत तेज़ था, दिमाग बहुत तेज़ था, मेहनत भी करता था, लेकिन डायरेक्शन मेरा गलत हो गया, जिसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया। और मैं जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहा था, टीसीएस में मैंने अप्लाई किया, टीसीएस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके अलावा मुझे बहुत जगह गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, उसमें भी मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया और जॉब के लिए अप्लाई करने लगा। और मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर में मुझे एक जॉब मिला, वो 4-5 हज़ार रुपये महीने पे मिला। बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो गया कि मैं इतना मेहनत करने के बाद मुझे 4-5 हज़ार रुपये मंथली इनकम आएगा, तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन करने लगा और गलत वीडियोस देखने लगा। मेरा डिप्रेशन बहुत हाई क्वालिटी में चला लग गया था। लेकिन मेरा भाई परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था मुझे, और वो बोलता था कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो और काम भी करो, लेकिन पढ़ाई करते रहो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी करता रहा, लेकिन बीच बीच में मेरा दिमाग जो है गलत रास्ते पे चला जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था और मुझे नाइट फॉल भी होने लगा। और मैं अपने भाई को भी बोला कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा भाई बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपना ये अच्छा काम करो, अच्छा नहा दो, साफ़ सफाई से रहो और गलत विचार अपने दिमाग में मत रखो। लेकिन क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हो रहा था उसके लिए, और मुझे मालूम भी नहीं था कि नॉनवेज खाने से ही बहुत ज़्यादा होता है। और मेरा ये सोच था कि अगर नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो मैं और कमज़ोर हो जाऊंगा, क्योंकि नाइटफॉल हो रहा था। अगर मैं 1 हफ्ते भी नहीं खाता तो नाइटफॉल होता था। तो मैं दिमाग में ये था कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तब भी होगा, खाएंगे तब भी होगा। लेकिन अब मैं जब अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नॉनवेज अलाउ ही नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट में नॉनवेज नहीं अलाउ हुआ, जिसकी वजह से मुझे इसका बारे में मालूम हुआ कि नॉनवेज न खाने से कितना फ़ायदा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई भी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है नाइटफॉल या किसी भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। आप उसी पैसे का आप अच्छा चीज़ खाइए। वेज में ही बहुत कुछ है, केला खाइए, कैरेट खाइए, उसके अलावा खजूर खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, ये सब खाइए, जूस पीजिए, पनीर खाइए, कुछ भी खाइए। वेज में बहुत आइटम है खाने के लिए, जिसकी वजह से आपका वज़न भी बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नॉनवेज ही खाएंगे तभी वज़न बढ़ेगा। बहुत ही अगर आपका प्रॉब्लम है
हेल्थ से रिलेटेड है, नाइट फॉल्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नॉनवेज पहले छोड़ दीजिए, 1 महीने तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। 1 महीने तक आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको लगेगा नॉनवेज वेज दोनों सेम है, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने टॉप किया, उसके बाद मैंने 5,000 रुपये महीने से काम करने लगा, ठीक है। मैंने शुरुआत वेटर के नौकरी से किया, फिर उसी में मुझे प्रमोशन मिल गया कि हाँ आपको क्वालिफाई हो तो आप 6,500 रुपये में मुझे कैशियर का जॉब उसी के दूसरे ब्रांच में मिल गया। मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया, जिसकी वजह से मेरा घर परिवार वाले तो अच्छे थे, लेकिन पैसा बहुत कम था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि पैसा बहुत कम है, मैं घर पे पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ। 5,000-6,000 रुपये मिल रहा था उस समय, 2017 के लास्ट में मैं बता रहा हूँ, 2016 के लास्ट में, 2016 के लगभग सितंबर मंथ तक मैंने किया, ठीक है। ज़्यादा वेटर का काम नहीं किया, मैं 2-3 महीना वेटर का काम किया। उसके बाद मैं प्रमोशन करके मेरा बॉस जो है वो कैशियर का जॉब मुझे दे दिया, लेकिन वही है, मंथली इनकम बहुत कम था, ऊपर से कोई कमाई भी नहीं था। 6,000 बचता तो उसमें 1,000-1,500 खाने पीने में भी इधर उधर का खर्चा लग जाता था। 4,000 रुपये घर पे भेजता था मैं। ग्रेजुएशन करने पे, ग्रेजुएशन इतना दिन पढ़ने पे, इतना टॉप करने के बाद मैं 4,000 घर पे पैसा भेजता था। मुझे पूरा डिप्रेशन आ गया, मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ कि पैसा घर पे भेजूँ। मेरे माँ बाप ने इतना मेहनत किया, मैं 4,000 रुपये पैसा भेज रहा हूँ। तो मैं अपने जो मेरा बॉस है उनको मैं बोला कि सर मेरा पैसा बढ़ाइए, मैं इतने में नहीं कर पाऊँगा। तो उसने बोला कि हम यहाँ का पॉलिसी है कि 1 साल के बाद 500 रुपये महीने में बढ़ेगा। मैं बोला अगर इसके बाद 5 साल तक मैं भी करूँगा तो मेरा 7,000-8,000 रुपये महीना होगा। तो मैं बोला कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। मैं अपने भाई से बात किया, मेरा भाई बोला कि यहाँ पे कोई भी बगैर काम करके 10,000-12,000 घर पे भेजा रहा है। तो मैं बोला मैं कोई भी काम करूँगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। मैं वहाँ से टिकट कटाया, मैं घर पे भी नहीं गया। आप देखो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, लगभग 6-7 महीना घर से दूर था। मैं वहीं से उठा के डायरेक्ट मैं घर पे नहीं गया, डायरेक्ट मैं हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में जाके मैंने एक पहले ही जानता था, वेटर का भी काम जानता था और कैशियर का भी काम जानता था। तो मेरे भाई बेकरी में काम करते थे, तो वहाँ पे एक पहले बोला कि अभी कैशियर का काम नहीं खाली है तो तुम वेटर, सीनियर वेटर एक होता है ना, सीनियर मतलब तो 4-5 आपके अंडर में रहेंगे, आप उनको मैनेज करो, आप खुद भी पूरा देखो ताको, ठीक है। आपको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा देखना कि बच्चे से काम कराओ, साफ़ सफाई कराओ, ये सब मैं करने लगा वेटर, एज अ सीनियर वेटर, ठीक है। और मुझे जानकारी भी था, तो मैं 2-4 बच्चों को लेके पूरा मैं काम करने लगा, ठीक है, हैदराबाद में। और यहाँ से चालू होता है मेरे घर का थोड़ा पर्सनालिटी, यानी घर का जो इनकम है थोड़ा बढ़ने लगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ हैदराबाद में कि अच्छा पैसा कमाने लगा, डेली का डेली पैसा मिलता था, और मेरे भाई का भी डेली डेली पैसा मिलता था। मेरे भाई का यहाँ से मैं अपने भाई के लिए मेरे अंदर इज्जत कितना बढ़ गया मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बढ़ा? हैदराबाद में आया मेरा भाई ने, लगभग मेरा भाई आया यहाँ पे हैदराबाद, तो 1 महीने बाद मैं भी आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई ने नमाज़ पढ़ रहा था, सबसे बड़ी बात प्रेयर कर रहा था, उसको पहले से ही जानकारी हो गया था कि ये सब बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मुझे मालूम नहीं था, मैं उतना इस पर इंटरेस्ट नहीं रखता था, और मैं गलत रास्ते पे था, ठीक उस समय, क्योंकि मैं नॉनवेज खा रहा था और मेरे अंदर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा आ जा रहा था, तो जिसकी वजह से मैं गलत एरियाज़ में चला जाता था, मेरा गलत दिमाग चला जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, ठीक है। तो मैं काम तो करता था, लेकिन मुझे खुशी नहीं था अंदर से। और मैं अपने भाई का बहुत ज़्यादा इज्जत इसलिए करता हूँ कि मेरे भाई ने 1 साल यहाँ पे काम डेली किया, और 1 साल में डबल ड्यूटी भी, जितना भी मतलब वो जिस दिन अगर त्यौहार रहता है, फेस्टिवल रहता है, वहाँ पे छुट्टी रहता है, तो उसका डबल ड्यूटी मेरा भाई ने किया। और उसका एक लक्ष्य था कि घर पे एक मशीन लेना है, घर पे मतलब कि घर को बनाना है, और मतलब कि साड़ी बनता है ना, उसका मशीन होता है, 1.5 लाख का एक मशीन आता है। मेरा भाई का लक्ष्य था कि मैं पहले एक मशीन लाएंगे मिल के दोनों, अच्छा काम करके, और छुट्टी नहीं लेंगे, सिर्फ पैसा डेली का डेली हम लोग लिखते थे, आज का मेरा इतना, भाई का इतना, टोटल इतना, ठीक है। कल का डेट के हिसाब से मैं रोज़ का रोज़ पैसा मिलता था, रोज़ का रोज़ लिखते थे, और महीने पे मैं पैसा, मेरा भाई रोज़ मेरे को पैसा अपना जो मिलता था उसको मुझे पैसा ला के देता था शाम को। आप ये समझ लो मेरे से बड़ा भाई है, लेकिन पैसा वो मुझे दे रहा है। तो इससे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा कि मैं उसका फ़ैन हो गया, ठीक है, कि बड़ा भाई है वो मुझसे पैसा लेना, लेकिन वो मुझे उल्टा पैसा दे रहा है। भाई तुम हिसाब कर, वो मेरे ऊपर इतना
विश्वास किया। वो मुझे रोज़ डेली पैसा लाता था, रोज़ मुझे देता था। मैं अपना पैसा कुछ पैसा रखता था, लेकिन वो 1 रुपया पैसा नहीं रखता था। मैं गारंटी करता हूँ मेरा भाई इस दुनिया में सबसे अच्छा भाई है और सबसे अच्छा इंसान है, ठीक है। वो कभी भी 1 रुपया पैसा नहीं लेता था। उसका ईमान बहुत आला है, उसका ईमान इतना आला है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। वो थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन फिर भी बहुत ही आला है उसका ईमान। उसके अंदर मुसलमान का औरा है, औरा बोलते हैं उसको, अंदर वो जलाल है मुस्लिम का। मेरे अंदर वो सब नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ मैं अपने भाई से कि उसने पूरा पैसा मुझे देता था, मैं घर पे पैसा लगाता था और अल्हम्दुलिल्लाह उस पैसे से मशीन एक आ गया। फिर उसके बाद मशीन लाना बहुत बड़ी बात है, उसके बाद उसको लगाना, उसको पूरा सेटिंग करना भी उसमें 60-70 हज़ार रुपये लगता है, 60-17,000 रुपीज़ लगता है, इट्स रिक्वायर्ड, समझे। तो उसमें फिर लगा। उसके बाद 6 महीने बाद फिर मेरे भाई ने दिमाग लगाया कि एक और मशीन लेंगे, ज़मीन है, थोड़ा जगह है, उसमें एक और मशीन लेंगे। फिर हम लोगों ने पूरा एक भी छुट्टी नहीं लिया। उधर के लोग बोलते थे, अरे साले तुम लोग छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य निर्धारित करोगे तो आपको कोई भी माई का लाल तुम्हारा तबीयत भी नहीं ख़राब होगा, तो ऊपर वाले ने आपका साथ देंगे। 1 साल तक बगैर छुट्टी मैं, मेरा भाई, एक छुट्टी सिंगल डेज का छुट्टी भी नहीं लिया, वो भी डबल ड्यूटी किया। अगर फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो जानते हो होटल और बेकरी लाइन कभी बंद नहीं होता, ठीक है। तो अगर त्यौहार है तो उस दिन डबल ड्यूटी हम लोग करते थे, मैं, मेरा भाई। मेरे गांव वाले देख के पागल हो गए कि अरे ये तो इधर ही है, इंडिया में रह के पैसा कैसे इतना भेज दे रहे हैं, मशीन पे मशीन आ जा रहा है। उसके बाद दूसरा मशीन हम लोगों ने लिया 1 साल के अंदर। 1 साल तक हमने पूरा मेहनत किया, मेहनत से, ईमानदारी से, 13 घंटा काम करके और डेली काम करके, ठीक है। तो पूरा मेहनत से हम लोग किए। उसके बाद 1 साल बीता थे, मेरा भाई फिर बोला कि ऐसा है कि फिर हम लोग घर नहीं जाएंगे, फिर अब मेहनत करके एक और मशीन लाएंगे, क्योंकि हम लोग जब घर जाएंगे तो क्या करेंगे, जब मशीन रहेगा तो एक वो रहेगा कि हाँ घर पे जाके भी कमा सकते हैं कुछ, ठीक है। तो हम लोग ने फिर हम लोगों ने मेहनत किया 1.5 साल तक, 6 महीना और मेहनत किया, ठीक है, एक भी छुट्टी नहीं लेके। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा भाई और मैं कितना मेहनत किया, कितना मेहनत करके, और उसके बाद घर परिवार का हिस्सा बनाया। मेरे घर वाले बहुत मेहनती हैं, मेरे घर वाले भी पूरा काम तो वही कर रहे थे, हम लोग सिर्फ पैसा ही भेज रहे थे। लेकिन वो लगाना, मेरे पिताजी एकदम आला इंसान है, मैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, ठीक है। मेरे अम्मा का भी, मेरे घर परिवार में जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, खुशी मुझे होती है कि मुझे ऐसा भाई बहन, अब्बा अम्मा, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर सब मिला, क्योंकि वो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और सिर्फ हम लोग पैसा भेजते थे, लेकिन वो सही दिशा में लगाते थे मेरे अब्बा। पैसा हम लोग को 1-1 रुपये का हिसाब वो पूरा करते थे। लेकिन खाने पीने में बहुत हैं मेरे अब्बा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन वो उनका भी ईमानदारी अलग ही है। तो कहने का मतलब, जब बच्चा घर से, मेरा बेटा घर से इतना मेहनत करके भेज रहा है तो उसका सही दिशा में वो इन्वेस्टमेंट वो करते थे, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 साल तक ऐसे ही बगैर छुट्टी का, ऐसे ही इक्का दुक्का छुट्टी लेकर पूरे 2 साल तक काम किया, दबा के एकदम पूरा, दोनों भाई मिलके। उसके बाद मैं छोटे भाई को भी बुला लिया, तो टोटल पैसा हम लोग बहुत अच्छा भेजने लगे घर पे। और उसके बाद हम लोगों ने ज़मीन का भी, मेरा अब्बा ने बोला कि अब हम लोग ज़मीन भी लेंगे, क्योंकि ज़मीन यहाँ पे बहुत कम है हम लोग को। बाद में हम लोग 5 भाई हैं तो कैसे होगा। तो ज़मीन का भी दिमाग में लक्ष्य बन गया कि हाँ चलो ले लेंगे, कुछ पैसा दे के पैसा धीरे धीरे ज़मीन भी ले लेंगे। और ज़मीन भी लेने के लिए इम्तिहान किया, तब से लॉकडाउन आ गया, ये कोरोना आ गया, तब से हम लोग का पूरा चौपट हो गया सिस्टम। तो हम, मेरा भाई तो सब चला गया था घर पे, लेकिन मैं यहीं पे हैदराबाद में था, मेरा छोटा भाई, मैं यहीं पे था। मैं घर पे नहीं गया था 2.5 साल तक, इंडिया में रह के अपने घर पे नहीं गया था। आप समझ सकते हैं कि हमने कितना मेहनत किया था। लेकिन लॉकडाउन हो गया और जिसकी वजह से कोरोना आ गया, सब ये घर वाले परेशान हो गए। मैं भी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा था, मैं भी परेशान हो गया, सोचा था कि मैं घर पे नहीं जाऊँगा जब तक ज़मीन नहीं ले पाऊँगा। लेकिन मुझे घर पे जाना पड़ा। यहाँ का जो गवर्नमेंट का रूल्स था कि आप घर पे, यहाँ पे टिकट फ्री में भेज दिया, मुझे 2 महीना यहाँ पे बैठना पड़ा। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे भेज दिए घर पे, मैं चला गया घर पे। और फिर लगभग 6 महीने तक मैं घर पे था, अच्छा था। घर से 6 महीने के बाद फिर निकला, क्योंकि
जो साड़ी का माहौल था वो अच्छा नहीं था, साड़ी का जो बाज़ार था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मुझे फिर बाहर निकलना पड़ा और मैं हैदराबाद फिर आया। हैदराबाद आने के बाद वहाँ पे काम नहीं मिला, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे काम नहीं मिला। तो मेरा जो कैशियर था वो बोला वहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक काम है, वहाँ पे जाओ कर लो, वहाँ पे अच्छा है। तब अभी मैं यहाँ पे हूँ आंध्र प्रदेश में, और ये मेरा लाइफ का जर्नी था पैदा होने से अभी तक। अभी मैं श्री सलम आंध्र प्रदेश में हूँ, जहाँ पे नॉनवेज अलाउ नहीं है, सिर्फ वेज पे मैं ज़िंदा हूँ और किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी वेज पे आइए, और बहुत ही अगर आप गलत दिशा में चले गए हैं तो वेज पे आइए। वेज, मैं मुसलमान हूँ लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि वेज पे आइए, क्योंकि मैं इसका इफ़ेक्ट अपने लाइफ में देखा हूँ। ठीक है, और मुझसे ज़्यादा नॉनवेज का कोई इस दुनिया में कोई फ़ैन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं वेज खाता हूँ और सुकून है उससे, मुझे जो है बहुत अच्छा है। और सभी लोग बोलते हैं कि मुसलमान तो वेज नॉनवेज का फ़ैन होते हैं, बहुत खाते हैं। तो मुसलमान खाते हैं ठीक है, लेकिन वो परेशान भी बहुत होते हैं। मुसलमान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान में इंसान हैं, सुकून से भी हैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुकून से भी मुसलमान ही हैं, लेकिन मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा परेशान भी हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसको जो जान के भी अनजान रहते हैं, वो बहुत परेशान हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ लास्ट में कि इस्लाम में कहा गया कि नॉनवेज खाओ, तो खा रहे हो तुम, लेकिन इस्लाम में ये भी कहा गया है कि नमाज़ पढ़ो, और नमाज सबसे ज़रूरी है। तो तुम पढ़ते क्यों नहीं रहे हैं? नॉनवेज खाने के बाद नमाज़ पढ़, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नॉनवेज खाने के बाद तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस बात पे जाके गौर करना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। ठीक है, इस्लाम में बहुत कुछ अलाउ है, लेकिन जो अलाउ नहीं है वो भी क्यों करता है? इस्लाम में ये अलाउ है मैं खाऊंगा, अबे खा ठीक है, लेकिन उसके लिए वो बहुत एनर्जी देता है। ठीक है, तो उसको एनर्जी को दबाने के लिए क्या क्या है? नमाज है। 2-2 घंटा बाद जाके तुमको हाथ धोना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा वो एनर्जी कन्वर्ट होगा, तब वो तुमको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम अच्छा काम करोगे, गलत दिशा में नहीं जाओगे। फिर 2 घंटे बाद फिर नमाज़ पढ़ना, 3 घंटे बाद फिर नमाज़ पढ़ना, रात में दबा के नमाज़ पढ़ना, बड़ा नमाज़ पढ़ना, फिर सुबह में इंसाना सूरज उगने से पहले नमाज़ पढ़ना। क्यों है? तुम नमाज कितना भी नॉनवेज खा, मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, नमाज 5 वक्त पढ़, तू गलत काम नहीं करेगा। मैं चैलेंज देता हूँ, तू कितना भी बड़ा छिनार है, तू कितना बड़ा भी तू पोर्न स्टार है, तू नमाज पढ़ 5 वक्त का, तू गलत काम नहीं करेगा। मैं चैलेंज देता हूँ, गारंटी लेता हूँ, 5 वक्त का नमाज पढ़, तू कितना भी बड़ा हरामी है, तू सीधा नहीं हो जाएगा तो फिर बोलना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा ही मैं नहीं बोलता हूँ, एक्सपीरियंस है बाबू, एक्सपीरियंस बोलता है, इतना रुआब किसी में नहीं रहता। तू नॉनवेज खा, चाहे दुनिया में जो भी खाना है वो खा, लेकिन जो रूल्स है उसको फॉलो कर। किसी भी धर्म में जा, प्रेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रेयर कर, फिर देख तू नॉनवेज खा चाहे जो भी खा, तू गलत दिशा में नहीं जाएगा। और इस्लाम में है तो तू कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगा, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे में तुमको जाना ही है नमाज के लिए, और जब नमाज के लिए जाएगा तो तू गलत काम कर ही नहीं सकता, करेगा भी तो तुरंत फिर नमाज में आ जाएगा, और तुम्हारा दिमाग को उतना, तुम्हारे हेल्थ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक बार करने के बाद दोबारा तुम्हारा मन भी नहीं करेगा, और दोबारा भी अगर करेगा तो तिबारा नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है कि नमाज इस्लाम में सबसे ज़रूरी फ़र्ज करार दिया गया है, और नॉनवेज को अलाउ किया गया है, क्योंकि जब नॉनवेज खाओगे तो तुम्हारा एनर्जी आएगा, उस एनर्जी को कन्वर्ट कहाँ पे करना है? नमाज में। नमाज में जाओगे तो तुम्हारा वो एनर्जी, तुम्हारा हेल्थ अच्छा एनर्जी बनेगा। नमाज में नहीं जाओगे तो गलत एनर्जी में जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है अगर तुम बिगड़ गए हो, ठीक है, तो नमाज पढ़ो, फिर भी तुमको स्वप्न दोष होगा, क्योंकि 10 साल से तुम गलत काम कर रहे थे। ठीक है, अब आए सीधा रास्ते पे, तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा जो नस नाड़ी है वो तो सही, गलत रास्ते पे ही होगा, तो उसको सही करने के लिए वेज पे आओ। जब वेज पे आके जब सही हो जाओ, एकदम 100% एकदम बढ़िया हो जाओ शरीर से, उसके बाद नॉनवेज चालू करो, नॉनवेज चालू करो, फिर नमाज भी चालू करो। नहीं पागल की तरह अगर बोलेगा कि नहीं सही हुआ, नहीं सही हुआ, तो मारूंगा भी, समझे? नमाज सही, जब नॉनवेज तुम चालू करो तो नमाज भी चालू करो। मैं ये बोल रहा हूँ, मौलाना लोग नमाज और नॉनवेज नहीं खाते, सबसे ज़्यादा खाते हैं, फिर भी उनको क्यों गलत दिशा में नहीं जाते? क्योंकि वो नमाज पढ़ते हैं, समझे? उनके बच्चे कितना अच्छे अच्छे होते हैं, खूबसूरत कितना होते हैं, वही कारण है। नमाज पढ़ो, नॉनवेज खाओ, कोई टेंशन नहीं।